गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, सही होंगे और अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसकी फर्स्ट यूनिट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फर्स्ट यूनिट का नाम जो है वो है डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एक्सपीरियंसेस 1947 बिफोर इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट यूनिट जो है वो इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पहले चैप्टर के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1947 से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी। अंग्रेज़ों ने इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रोसेस एंड कॉन्स वाली बातें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं छोड़ कर गए, और किस तरह से अंग्रेज़ों ने इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाया और नुकसान पहुंचाया, वो हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो इस पूरे चैप्टर में सब कुछ बता देगा। इसका इंट्रोडक्शन, इसके इंट्रोडक्शन में ही वो सारी बातें हमें पता लग जाती हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि हम उन सभी बातों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी हर एक चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आना है। इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसी थी, डेमोग्राफिक ग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा था, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें जो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। और मोस्ट कॉमन चीज़, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस टाइम पे लोगों की स्थिति क्या थी, गवर्नमेंट ने क्या करा था और क्या क्या पॉलिसीज़ आई थी, और भारत का कितना भाग जो था वो पाकिस्तान में चला गया, कितना भाग जो था वो भारत के पास आया, उपजाऊ भूमि कितनी आई, हमारे पास अनाज उगाने का क्षेत्र कितना आया। सो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे और इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियलिज्म, इसका मतलब क्या होता है? कॉलोनियलिज्म का मतलब ये होता है कि जिसमें एक देश शासक होता है और दूसरा देश कॉलोनी होता है, और जो शासक देश होता है उसके सभी उसका पूरा नियंत्रण होता है उस देश पर जिस पर उसका शासन है। उसमें उसके राजनीतिक, आर्थिक सभी मामले उस देश के अंडर में होते हैं जो उस देश के ऊपर राज कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में रहा है 100 ईयर्स। सो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया था, इंडिया एक कॉलोनियलिज्म रह चुका है ब्रिटिश रूल्स का। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म होता क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर, अब हम ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में आज भी बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं आज भी अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। तो 90 से पहले, यानी कि 1900 से पहले 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करते थे। पॉइंट इट याद रखना, 85% लोग 90s से पहले यानी कि 1900 से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, और 19 के बाद यानी कि 1930 में ये नंबर घट के 72% हो गया, और इसका जीडीपी में योगदान 34% रह गया। अब आपको ये याद रहना चाहिए कि 90 से पहले क्या स्थिति थी, 90 के बाद क्या आया, और 90 के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान था, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या क्या योगदान रहा। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एक अलग देश बन चुका था, ब्रिटिशर्स अब इंडिया में नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कमी आई, लेकिन उसकी जीडीपी में कोई वृद्धि नहीं हुई। उससे रोज़गार सभी लोगों को मिल रहा था, लेकिन उससे इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। आज की इकोनॉमी की कंडीशन के हिसाब से मैं बताऊं तो आज भी
48.3% लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम ज़रूर करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका जीडीपी में योगदान जो है वो सिर्फ 17.4% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको ये सारी बातें पता रहनी चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से ग्रो करा और किस तरह से लोगों की संख्या इसमें घटी, किन किन लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में किस किस तरह का योगदान दिया। तो हर एक बात को आपको नोट करना ज़रूरी है। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर के उस टाइम पे फीचर्स क्या थे? सो फर्स्ट फीचर जो था वो था इंटरडिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो उस टाइम पे ये था कि जो हमारे टेनेंट भाई थे वो सब कृषि क्षेत्र पर निर्भर करते थे। उनका जो घर का खाना था, जो दिन और रात का जो खाना बनता था, वो कृषि क्षेत्र में मजदूरी करने के बाद उनके घर में आता था। तो लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए फील्ड्स में काम करने के लिए जाना पड़ता था। और उस टाइम पे लोग जो थे वो इलिटरेट हुआ करते थे। आज भी इलिटरेट है बहुत सारे लोग इंडियन इकोनॉमी में। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि यूपी साइड है और हमारे हरियाणा साइड हो गए। सो इलिटरेट लोग हैं, लेकिन वो आपके घर में भोजन पहुंचाने का भी काम करते हैं, तो उनका थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि लेक ऑफ टेक्नोलॉजी। सो उस टाइम पे 1947 से पहले इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी थी जहाँ पे टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो ये कहा जा सकता है कि लेक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण जो इंडियन टेनेंट्स थे, एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाया और नीचे और खिसकता गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट ये है कि लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो उस टाइम पे इंटरमीडिएट यानी कि मध्यस्थ यानी कि बिचौलिए, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो पाया। सो ये 3 पॉइंट जो थे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लेना और बैक जाके देख लेना और वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कि उस टाइम पे जो प्रोडक्टिविटी लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम था। लैंड सेटलमेंट भी बहुत ज़्यादा था। ज़मींदारी प्रथा चलती थी, ज़मींदारी सिस्टम चलता था, जो कि विलियम बेंटिक ने 1733 में चलाया था और ये बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में लागू हुई थी। और उस टाइम पे ये प्रथा इतनी प्रचलित हो गई थी कि हर जगह ज़मींदार ही ज़मींदार थे और ज़मींदार किसानों का शोषण करते थे, उन्हें हैरेस करते थे, उनसे मनचाहा लगान वसूल करते थे। और एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम बना लिया गया था, रेवेन्यू सिस्टम बन गया था जिसमें सेटलमेंट की जगह हैरेसमेंट होती थी और किसान जो थे वो मजबूर थे, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना ही पड़ता था। तो बच्चों, बात यहाँ निकल के क्या आई? बात यहाँ निकल के ये आई कि जो किसान भाई थे उनको उकसाया जाता था, उनको बाध्य किया जाता था कि आप नील की खेती करो, हमें फ़ायदा पहुंचाओ, हम आपको काम देंगे और आपका घर चलेगा। जिससे किसान जो थे वो मजबूर थे, उनके बच्चे छोटे छोटे, उनको खाना प्रोवाइड करवाने के लिए किसान जो थे अपनी भूमि पर, किसानों को इतनी समझ नहीं थी कि जो नील की खेती है कि नील की खेती करने से उनकी भूमि बंजर हो सकती है, तो किसान नील की खेती नहीं करते। तो आप बात समझ रहे हो। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और बहुत मज़ा आएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। भाइयों, चैनल को ग्रो करवाइए,
ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो मैं और लाता रहूँ और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देता रहूँगा।